हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्वर, व्यंजन और आयोगवाह के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक हमने पढ़ा है कि वर्ण क्या होते हैं, उसके बाद हमने देखा स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इनको हमने शॉर्ट में देखा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि महर्षि सूत्र क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, महर्षि सूत्र हमने देखे, फिर हमने प्रत्याहार बनाना सीखा कि प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्वर, व्यंजन और आयोगवाह के बारे में। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी निकाल के रखे हैं और इनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। ये क्वेश्चन NCISM के अकॉर्डिंग है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज आपको वीडियो बहुत ही इंजॉयबल लगेगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, जो हमारी पहली हेडिंग है वो क्या है, वो है स्वर। स्वर क्या होते हैं। देखिए, स्वर वो ध्वनि या वो साउंड होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, वो स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 9 होती है और ये कौन कौन से होते हैं। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आए, आओ। ठीक है, ये हमारे 9 स्वर होते हैं। इनको शॉर्ट में हम अच लिखते हैं। यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया था और इसमें भी मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ से लेक्चर हमारा स्टार्ट होता है। स्वर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन से, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, अब जो इसको चलिए मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, स्वर जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मूल और संयुक्त। ठीक है, अब मूल स्वर में क्या क्या आता है। मूल स्वर में आता है आ, ई, उ, री और लरी। ठीक है, और इनको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, इनको शॉर्ट में हम कहते हैं अक। इनको अक कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और संयुक्त स्वर की बात करते हैं। देखिए, संयुक्त स्वर को हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे ए, ओ, आए और आओ। ठीक है, ये होते हैं हमारे 4। ठीक है, अब आप देखिए, इनको मिश्रित स्वर क्यों कहते हैं। मिश्रित स्वर इनको इसलिए कहते हैं, ये दो स्वरों से मिलके बने होते हैं। जैसे ए की बात करें तो ए जो है हमारा किससे मिलके बना है, ये आ और ई से मिलके बना है। ठीक है, ओ हमारा किससे मिलके बना है, ओ बना है आ और ऊ से मिलके बना है। अब बात करते हैं ऐ की। ऐ कैसे बना है, ऐ बना है आ प्लस ए से मिलके। ठीक है, उसके बाद आओ की बात करते हैं कि आओ कैसे बना है, तो आओ हमारा बना है आ प्लस ओ से। ठीक है, तो इसीलिए इनको मिश्रित स्वर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बने हैं, इसीलिए इनको हम मिश्रित स्वर बोलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि ये जब दो स्वरों से मिलके बने हैं तो ये तो डिपेंडेंट हो गए। नहीं गाइस, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इनका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे अगर हम ए बोल रहे हैं ए, तो हमें ए का साउंड सुनाई दे रहा है, आ और ई नहीं सुनाई दे रहा है। देखिए ए, अगर मैं ओ बोलूँ तो ओ में देखिए आपको क्या सुनाई दे रहा है, ओ, तो आपको ओ ही सुनाई दे रहा है, आ और ऊ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो इनका जो उच्चारण है, ठीक है, वो क्या है, वो स्वतंत्र है ये। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जैसे मैं का बोलूँ, का, तो का में क्या आ रहा है, का, तो का जो है, का के साथ हमें आ का साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब का जो है वो डिपेंड है, वो आ पे निर्भर है। इसीलिए ये जो होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। और जो हमारे ये मिश्रित स्वर हैं या संयुक्त स्वर हैं, ये जो होते हैं इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है, वो डिपेंड नहीं होता है, वो इन पे डिपेंड नहीं है, इन दोनों पे। ठीक है, इसीलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहेंगे, व्यंजन की कैटेगरी में इनको नहीं रखेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कई बार, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये बता दूं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट, हमारे जो नोट्स में क्या दिया हुआ है। देखिए, अभी तक हमने क्या देख लिया, स्वर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर को हम कहते हैं अच शॉर्ट में। ठीक है, और मूल स्वर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, अक कहते हैं। मूल स्वर में कितने स्वर आते हैं, 5 आते हैं, और संयुक्त स्वर में कितने स्वर आते हैं, 4 आते हैं। तो
4 और 5, तो दोनों को मिला के कितने हो गए हमारे टोटल 9 स्वर हो गए और 9 ही हमारे होते हैं। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये देखिए। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, आपको पूछ देगा ऐसे एग्ज़ाम में, दे देगा ऑप्शन अक, एच, हल, ठीक है, और इक ऐसे दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है। ठीक है, तो आप उस आ नहीं रहा क्या यार वीडियो में, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है। ऐसे इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है, देखिए आपसे ऐसे पूछ देगा कि कौन सा मूल स्वर है, और आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, सी, ए और डी, ओ। ठीक है, ऐसे भी आपको दे सकता है और पूछ सकता है इसमें से कौन सा मूल स्वर है, तो आप अगर आपको पता होगा तो आप ऐसे टिक लगा दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारे नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं स्वर जो कि उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। देखिए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे स्वर कितने टाइप के होते हैं। उच्चारण काल मतलब उनको बोलने में कितना समय लग रहा है इस आधार पे, या उसमें कितनी मात्राएं हैं, इस आधार पे स्वर कितने टाइप के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए उच्चारण काल और मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए स्वर ऑन द बेसिस ऑफ उच्चारण काल या मात्रा। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। देखिए कौन से 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, तीसरा जो टाइप होता है वो होता है प्लुत स्वर। ठीक है, ये 3 टाइप के हमारे स्वर होते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और ये एक मात्रिक होते हैं, इसमें एक ही मात्रा होती है। ठीक है, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इनमें जो होती है मात्रा कितनी होती है, 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम द्विमात्रिक भी बोलते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर जो होते हैं इनमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इनको बोलने में, प्लुत स्वर को बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। और इनका यूज़ हम कब करते हैं। इनका यूज़ जब कोई व्यक्ति है जो काफ़ी दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, हमसे बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो उसको बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लुत स्वर का यूज करेंगे। जैसे हमको राज है, राज कहीं दूर खड़ा है, तो राज को बुलाना है तो उसे कैसे बुलाएंगे, ऐसे तो बुलाएंगे राज, ठीक है, ऐसे ही तो कहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, आ का जो राज में आ जो है, आ की जो मात्रा है ये हमने काफ़ी देर तक इसको प्रोनाउंस किया ना, तो इसीलिए ये प्लुत जो होते हैं दूर जब कोई खड़ा होता है तो उसको बुलाने में यूज होता है। और इनका प्लुत स्वर जो होते हैं इनका यूज ज़्यादातर वेदों में होता है गाइस। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अभी हम नोट्स देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या दिया हुआ है। देखिए उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे जो स्वर जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है और ये एक मात्रिक होते हैं। ह्रस्व स्वर का एग्जाम्पल क्या है, देखिए आ, ई, उ, री, लिरी, ठीक है, और इनकी संख्या होती है 5। आ, ई, उ, री, लिरी, ये जो होते हैं इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें एक मात्रा होती है गाइस, एक ही मात्रा होती है। ठीक है, ह्रस्व में। अब दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। देखिए दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। देखिए अधिक समय लगता है और ये द्विमात्रिक होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए दीर्घ में हमारे दीर्घ आ जाएगा, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है, ये सब आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर क्या होता है।
इनका प्रयोग पेदों में होता है, मैंने आपको बताया था। दूर से बुलाए जाने पर करते हैं, जैसे किसी को अगर हमें दूर से बुलाना है तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिनका उच्चारण करने से दीर्घ से भी अधिक समय लगता है प्लस स्वर कहलाते हैं, यही मैंने आपको भी बताया अभी, ठीक है। अब इनको हम लिखते कैसे हैं, देखिए इनको लिखने के लिए क्या होता है, जैसे हमको अगर ह्रस्व आ लिखना है तो हम ऐसे लिख देंगे, अगर हमें दीर्घ आ लिखना है, ठीक है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, और अगर हमें प्लुत आ लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, आ इसके आगे 3 बना देंगे, ठीक है। आ के आगे जब हम 3 बना देंगे तो ये प्लुत आ हो जाएगा। ऐसे ही ई लिखनी है हमें तो उसके आगे हम 3 लगा देंगे, समझ रहे हैं आप। तो इनको ऐसे लिखते हैं। अब बात करते हैं स्वर ऑन द बेसिस ऑफ प्रयत्न। प्रयत्न के बेसिस पे स्वर देखो कितने टाइप के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रयत्न क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश। जैसे अगर मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ, कोई अक्षर को बोल रहा हूँ, तो उसको बोलने में मेरे मुख के अंदर या मेरी बॉडी को जो प्रयास करना पड़ रहा है, जो मेरी जीभा को जो प्रयास करना पड़ रहा है, जो मेरी टंग जो होती है, टंग को जो बोलने में प्रयास करना होता है, उसको प्रयत्न कहते हैं। जैसे मैं अगर चा को बोलता हूँ या ता को बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं ता बोल रहा हूँ तो ता में क्या हो रहा है, जब मेरी जीभ मेरे दांतों को छू रही है, जब मेरी जीभ मेरे दांतों को टच कर रही है, तब मैं ता बोल पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जीभ के द्वारा जो प्रयास हो रहा है ता बोलने में, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि प्रयत्न क्या होता है। प्रयत्न जो होता है, वैसे तो ये एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्रयत्न जो होता है, प्रयत्न 2 टाइप का होता है। देखिए, एक आंतरिक होता है, मतलब अभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य और अभ्यंतर, ये 2 टाइप के प्रयत्न होते हैं। बाह्य प्रयत्न जब शब्द मुख से बाहर निकलने वाला होता है, उस समय जो हम प्रयास करते हैं उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न जब हम शब्द को बोलने से पहले जो आंतरिक हम प्रयास करते हैं, जो हमारी बॉडी अंदर से प्रयास करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। ये 11 टाइप के होते हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। ये हम बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान लिए कि प्रयत्न के आधार पे स्वर कितने टाइप के होते हैं, अभी हमें ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पे स्वर जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप के होते हैं। आ रहा है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पे स्वर जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदात्त, ठीक है, और अनुदात्त और स्वरित। ये 3 टाइप के स्वर होते हैं हमारे प्रयत्न के आधार पे। अब उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है और स्वरित क्या होता है, इसका मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे मैं एक इमेज निकाल लूँ। मैं एक उच्चारण स्थान के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो उसके लिए ये मैंने निकाल के रखा था। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित क्या होता है। देखिए, आपको ये इमेज दिखाई दे रही है क्लियर? देखिए, उदात्त क्या होता है, जब हम, जैसे मैं अगर आ बोल रहा हूँ, ठीक है, आ बोलने के लिए अगर मैं अपने ये मुख के ऊपर वाले हिस्से को यूज कर रहा हूँ तो उदात्त। जब आ को बोलने के लिए मैं मुख के ऊपर वाले हिस्से को यूज कर रहा हूँ तो उदात्त। अगर मैं नीचे वाले हिस्से को यूज करता हूँ आ बोलने के लिए तो अनुदात्त। और अगर मैं मध्य वाले हिस्से को यूज करता हूँ तो स्वरित, ठीक है। मतलब जब हम ऊपरी हिस्से को यूज करेंगे आ बोलने के लिए तो उदात्त, जब हम निचले हिस्से को यूज करेंगे आ बोलने के लिए तो अनुदात्त, और जब हम बीच वाले हिस्से को यूज करेंगे, मध्य हिस्से को यूज करेंगे आ बोलने के लिए तो स्वरित। आप समझ गए? ये सिंपल एज दैट। आप ये समझिए, बहुत ही आसान है यार, बस आप समझते रहिए और एग्जाम्पल देखते रहिए। इसको मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई है उच्चारण स्थान के लिए, जब मैं वो डालूंगा, जब मैं वो वीडियो, ठीक है, तब देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप एक चीज़ और सुनिए। देखिए, उदात्त जब हम आ, जैसे मैं आ बोल रहा हूँ ऊपरी हिस्से से, जब मैं ऊपरी हिस्से से आ बोल रहा हूँ, अपने मुख के ऊपरी हिस्से से आ बोल रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं उदात्त। लेकिन जब हम ऊपरी हिस्से का यूज कर रहे हैं, उसके साथ ही नाक का भी यूज कर रहे हैं, अपने नोस्ट्रिल्स का भी यूज कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तब उसे बोलेंगे अनुनासिक, ठीक है। जब हम किसी वर्ण को बोलने के लिए, आप ऐसे समझिए, जब हम किसी वर्ण को बोलने के लिए नाक का, नोस्ट्रिल्स का यूज करते हैं, ठीक है,
नोस्ट्रिल्स का यूज करते हैं तब हम उसे कहते हैं अनुनासिक, और जब हम नाक का यूज नहीं करते तो हम उसे बोलते हैं अनुनासिक। समझ रहे हैं आप? देखिए इसको हम साइड में रखते हैं। जब हम ये नाक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब हम नाक का यूज कर रहे हैं किसी शब्द को बोलने के लिए तो वो होता है अनुनासिक, और जब नाक का यूज नहीं कर रहे हैं तो अनुनासिक। ठीक है, जब हम नाक का यूज कर रहे हैं तो अनुनासिक, और जब नहीं कर रहे हैं तो अनुनासिक। समझ गए आप? अब देखिए मैं आपको क्या समझाता हूँ। देखिए, जब हम ऊपरी हिस्से से आ बोल रहे हैं, ठीक है, और नाक का भी यूज़ कर रहे हैं, जब हम ऊपरी हिस्से से आ बोल रहे हैं और नाक का भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? आप बताइए। तब हमारा होगा उदात। ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उदात। और नाक का भी यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा? अनुनासिक। समझ रहे हैं आप? जब हम ऊपरी हिस्से का यूज़ कर रहे हैं आ बोलने के लिए तो उदात, ठीक, और नाक भी अगर उसमें यूज़ हो रही है तो अनुनासिक, तो हमारा क्या हो जाएगा? उदात अनुनासिक। लेकिन जब हम आ को बोलते हैं ऊपरी हिस्से से, ठीक है, जब हम ऊपरी हिस्से से आ को बोल रहे हैं और नाक का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखिए, ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं तो क्या होगा? उदात तो होगा हमारा, ठीक है। जब हम ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं तो उदात होगा, लेकिन नाक यूज़ नहीं कर रहे मैंने कहा, तो क्या होगा? उदात अनुनासिक। समझ रहे हैं आप? देखिए मैंने क्या बताया, जैसे ये हमारा मुख है, ठीक है, ये हमारा मुंह है, ठीक है, माउथ है ये हमारा। तो जब हम ऊपरी हिस्से को यूज करते हैं किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, जब हम किसी वर्ड को बोलने के लिए, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जब हम ऊपरी हिस्से को यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे उसे उदात। जब हम निचले हिस्से का यूज करेंगे किसी वर्ण को बोलने के लिए तो बोलेंगे अनुदात। जब हम बीच वाला हिस्सा यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्वरित। आप इतना समझ गए? अब देखिए, अगर हम ऊपरी हिस्सा यूज कर रहे हैं और साथ में नाक का भी यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उदात अनुनासिक। ठीक है, जब हम ऊपरी हिस्सा यूज कर रहे हैं और नाक का यूज नहीं कर रहे हैं किसी वर्ण को बोलने के लिए तो उदात अनुनासिक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? नाक का यूज होगा तो अनुनासिक, नाक का यूज नहीं हो रहा है तो अनुनासिक हो जाएगा। आप समझ गए? वही मैंने आपको बताया, जब हम ऊपरी हिस्से का यूज कर रहे हैं और साथ में हम नाक का भी यूज कर रहे हैं तो उदात अनुनासिक, और जब हम ऊपरी हिस्से का यूज कर रहे हैं नाक का यूज नहीं कर रहे हैं तो उदात अनुनासिक। समझ गए आप? वैसे ही अनुदात का भी होगा। देखिए, जब हम निचले हिस्से का यूज कर रहे हैं, अपने निचले हिस्से का यूज कर रहे हैं आ बोलने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा? अनुदात होगा, अनुदात होगा, ठीक है। और नाक का भी साथ में यूज कर रहे हैं तो अनुदात अनुनासिक। समझ रहे हैं आप? और जब हम सिर्फ निचले हिस्से का यूज कर रहे हैं और नाक का यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? जब हम सिर्फ निचले हिस्से का यूज कर रहे हैं और नाक नहीं यूज कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे? आप बताइए, अब तो आप सीख गए होंगे। अनुदात अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। इसमें क्या अनुनासिक, ये होगा अनुनासिक। समझ गए आप? ऐसे स्वरित का भी होगा। अब आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हाँ नोट्स क्या कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? प्रयत्न, बाह्य, ब्रैकेट में बाह्य भी लिखा है, क्योंकि हम ये स्वर देख रहे हैं किसके आधार पे देख रहे हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पे देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया प्रयत्न क्या होता है? शब्दों को बोलने के लिए जो हमारी जीभा या हमारा मुख के अंदर जो प्रयास होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। शब्दों को बोलने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको हम प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए प्रयत्न, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब क्या होता है? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए, किसी शब्द को बोलने के लिए अगर नाक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब नोस्ट्रिल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? तो होगा अनुनासिक होगा। क्या होगा? अनुनासिक होगा। जब हम किसी वर्ण को बोलने के लिए नोज का, नोस्ट्रिल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो वो होता है अनुनासिक। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वर्णों का मौलिक रूप। और जितने भी वर्ण होते हैं उनका मौलिक रूप जो होता है, जो असली रूप होता है,
वो जो होता है अनुनासिक होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे ये आ, दीर्घ आ, या, वा, री, ठीक है, ये एग्जाम्पल के दिए दिए गए हैं यहाँ पे। तो नाक का यूज नहीं हो रहा है तो अनुनासिक, आप इतना याद रखिए, ठीक है। और अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक वो होगा जब हम मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण का, मतलब जब हम मुख और नासिका का यूज करते हैं, मतलब नासिका मतलब नोस्ट्रिल्स यानी नोज, नाक, ठीक है। जब हम अपने नाक का यूज करते हैं, अपनी नासिका और मुख दोनों का यूज करते हैं किसी वर्ण को बोलने के लिए, जब हम अपने मुख और नासिका का यूज करते हैं किसी वर्ण को बोलने के लिए, तो वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। अब अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, अनुनासिक वर्ण जिनके ऊपर ये चंद्र बिंदी लगी होगी, ये वाली, ये लगी होगी, ठीक है, उनको कहते हैं। देखिए ये होता है एक मौलिक वर्ण, ठीक है, ये हो गया एक मौलिक वर्ण आ रहा है, हाँ ये हो गया एक मौलिक वर्ण, ठीक है। ये अनुनासिक है, इसको नाक का यूज करके नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया अनुनासिक, ठीक है, ये हो गया अनुनासिक, जब इसके ऊपर ये लग गया, बिंदी लग गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया अनुनासिक, इसको नाक का यूज करके बोलेंगे, इसको बोलेंगे आ, इसको बोलेंगे आ, ठीक है, इतना अंतर है। जैसे अंगूर, देखिए अंगूर, कंगना, जैसे कंगना, जैसे रंगना, ठीक है, इनमें क्या आ रहा है, इसमें नाक का यूज, रंगना, ठीक है, नाक का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्ण कौन से हो गए, ये शब्द हो गए हैं अनुनासिक, और ये वाला कौन सा है, ये अनुनासिक है, इसमें नाक का यूज नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, समझ रहे हैं आप। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। और सबसे अच्छा तरीका यही है अनुनासिक वर्णों को पहचानने का, क्योंकि उनके ऊपर बिंदी ये सिंबल लगे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था स्वर कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा होगा नोट, ये वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त उच्च उदात्त मतलब ऊपरी, जब हम मुख के ऊपरी भाग से बोलते हैं तो उच्च उदात्त। निश्चय अनुदात्त, निश्चय अनुदात्त मतलब क्या है, जब हम मुख के निचले हिस्से से शब्दों को बोलते हैं, वर्णों को बोलते हैं तो निश्चय अनुदात्ता, ठीक है। और स्वरित क्या होता है, स्वरित क्या होता है, समारा स्वरित, मतलब इसमें हम मध्य हिस्से को यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, हमने देखा कि प्रयत्न के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और क्या देखा था कि उच्चारण काल के हिसाब से, उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है, ये हमने देखा। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब हम नाक का यूज करके बोल रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं अनुनासिक, और जब नाक का यूज नहीं कर रहे हैं तो अनुनासिक। तो इतने टाइप के हमने देख लिए। तो अब हम देखते हैं कि टोटल जो स्वर होते हैं हमारे वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो चलिए मैं अब आपको इनको समझाता हूँ। देखिए पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्वर हमारे जो थे वो उच्चारण काल के आधार पे 3 टाइप के थे, ह्रस्व, ठीक है, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। तो ये हो गए हमारे उच्चारण काल के आधार पे, ठीक है। तो ह्रस्व, जो ह्रस्व स्वर होते हैं मैं उसका एग्जांपल लिख देता हूँ। क्या होता है, से ई होता है, ठीक है। और दीर्घ का दीर्घ ई हो गया। और इसका भी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसको हम इसके आगे 3 बना देंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए। तो ये जो हो गए हमारे स्वर उच्चारण काल के आधार पे। देखिए मैंने एक डायग्राम दिखाया था आपको। देखिए अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो ई है हमारी, ई को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे 3 तरीके से, एक तो मुख के ऊपरी भाग से, दूसरा मुख के निचले भाग से, और तीसरा मुख के बीच वाले भाग से ई को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम ई को अपने मुख के ऊपरी भाग से बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उदात्त, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, उदात्त, आ रहा है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, उदात्त। और जब हम ई को निचले हिस्से से, मुख के निचले हिस्से से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनुदात्त, मैंने आपको बताया था। अनुदात्त, ठीक है।
और जब हम ई को मध्य हिस्से से बोलेंगे मुख्य तो क्या होगा, स्वरित। स्वरित, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसके साथ मैंने ये और बात भी बताई थी आपको कि जब हम ई को ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं, जब हम इसको ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं, साथ में हम नाक का भी यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, उदात्त अनुनासिक। क्या होगा, उदात्त अनुनासिक। उदात्त अनुनासिक, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम ई को ऊपरी हिस्से से बोल रहे हैं लेकिन नाक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उदात्त अनुनासिक, ठीक है। तो क्या होगा, उदात्त अनुनासिक, ठीक है। वैसे ही अनुदात्त का भी होगा। जब अनुदात्त मतलब जब हम ई को निचले हिस्से से बोलेंगे और नाक का यूज करेंगे। जब हम ई को निचले हिस्से से बोलेंगे और नाक का भी यूज करेंगे तो क्या होगा, अनुदात्त अनुनासिक, ठीक है। जब हम ई को निचले हिस्से से बोल रहे हैं और नाक का यूज नहीं कर रहे हैं तो अनुदात्त अनुनासिक, ठीक है। ऐसे स्वरित का भी होगा, समझ रहे हैं आप, सेम। तो आप यहाँ पे देखिए रस्सु के कितने भाग हो गए, यहाँ पे रस्सु के कितने टाइप हो गए, देखिए रस्सु के 3 टाइप हो गए, उदात्त, स्वरित, अनुदात्त, ठीक है। और यहाँ पे उदात्त के कितने टाइप हो गए, 2 इसके भी हो गए, 2 इसके भी हो गए, तो टोटल रस्सु के टाइप कितने हो गए, ये 6 टाइप हो गए यहाँ पे। कैसे, देखिए रस्सु के एक तो उदात्त, स्वरित, अनुदात्त, ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। और उदात्त के भी 2 होते हैं, स्वरित के भी 2 होते हैं और अनुदात्त के भी 2 होते हैं, तो रस्सु के 6 टाइप हो गए। तो रस्सु स्वर के कितने, 6 टाइप हो गए। ऐसे ही दीर्घ के भी 6 टाइप होंगे, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ सेम। ऐसे ही दीर्घ के भी 6 टाइप होंगे और ऐसे ही सेम प्लुत के भी 6 टाइप होंगे। तो टोटल कितने टाइप हो गए, टोटल हो गए 18 टाइप। टोटल कितने टाइप हो गए, स्वर के कितने टाइप हो गए, 18 टाइप हो गए। अब आप समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि रस्सु का क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। और फिर इनके भी 2 टाइप होते हैं, कौन से, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक और स्वरित अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक और अनुदात्त अनुनासिक, ठीक है। ऐसे इनके भी होंगे, तो टोटल 18 टाइप हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए नोट्स, देखिए मैंने क्या बताया आपको, स्वर कितने टाइप के थे हमारे, उच्चारण काल के आधार पे 3 टाइप के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रयत्न के आधार पे 3 टाइप के, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि उदात्त के भी 2 टाइप होते हैं, अनुदात्त के भी 2 टाइप होते हैं और स्वरित के भी 2 टाइप होते हैं। और 2 टाइप कौन से होते हैं, एक तो होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनुनासिक, ठीक है। अब ये 1 और 2 क्या है, 1 और 2 का मतलब देखिए आप यहाँ पे, ये जो मैंने 1 और 2 लिखा है, यहाँ पे मैंने अनुनासिक और अनुनासिक न लिख के 1 और 2 लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। तो आप समझ लेना। तो टोटल ये स्वर मिला के टोटल कितने टाइप हो गए हमारे, टोटल भेद हो गए हमारे 18, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप का आता है ये देखिए आप, देखिए स्वर जो हो गया हमारा, स्वर कौन सा है, आ है, ठीक है। आ का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है, हमने देखा। तो आ का अगर ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत है तो इसके ह्रस्व के 6 टाइप हैं, दीर्घ के भी 6 हैं और प्लुत के भी 6 हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि आ वर्ण जो है हमारा, इसके कुल कितने भेद होते हैं, आ स्वर के कितने भेद होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है 18 कुल भेद, ठीक है। तो 18 लिखना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपको लिखना है 6, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आ स्वर के कुल कितने भेद होते हैं, जब आपसे ये पूछ रहा है कि आ स्वर के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको 18 बताना है। लेकिन जब आपको ह्रस्व आ के पूछे जाए तो 6 ही बताने हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है, जब ह्रस्व आ का मतलब कुल भेद पूछा जाएगा तो 6 बताएंगे आप। अगर आपसे दीर्घ आ के कुल भेद पूछे जाते हैं तो 6 आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। और अगर आपसे ये पूछता है कि लृ के कुल कितने भेद होते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 12 होते हैं। क्यों इसका दीर्घ नहीं होता, लृ जो होता है हमारा इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, वैसे ये देखिए स्वर जो हमारे ए ऐ ओ औ ये जो स्वर हैं इनके रस्व रूप नहीं होते हैं। ठीक है, इनके क्या, इनके दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। और ये मैंने बताया था क्योंकि ये द्विमात्रिक है ना, ये सब द्विमात्रिक हैं, इसीलिए क्या हो रहा है इनमें रस्व होता ही नहीं है। समझ रहे हैं आप। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लृ के कुल कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है 12। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीर्घ लृ के कुल कितने भेद होते हैं तो आप क्या आंसर देंगे बताइए, 6 या 12? इसका आंसर है 0। कैसे, देखिए यहाँ पे जो हमारे स्वर लृ है, ठीक है, लृ स्वर है जो हमारा, उसका ह्रस्व भी होता है प्लुत भी होता है, लेकिन उसका दीर्घ नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाता है लृ के कुल भेद तो 12 बताएंगे आप, ह्रस्व लृ के कुल भेद तो 6 बताएंगे, प्लुत लृ के कुल भेद तो 6 बताएंगे, दीर्घ के 0। ठीक है, ऐसे इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब आगे देखते हैं कि हमारे नोट्स कहते क्या हैं। स्टार्टिंग से पहले एक बार देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा कि स्वर कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 टाइप के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, उसके बाद जो ह्रस्व होते हैं वो एकमात्रिक होते हैं, इनको बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ जो होते हैं द्विमात्रिक होते हैं, इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। प्लुत जो होते हैं त्रिमात्रिक होते हैं और इनको बोलने में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। उसके बाद हमने कहा प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के हैं। कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, और जिनको हम नाक से बोलते हैं, जिनको बोलने के लिए हम नाक का यूज करते हैं उन्हें अनुनासिक बोलते हैं, जिनको बोलने के लिए नाक का यूज नहीं करते उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इतना देखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि स्वर के जो टोटल भेद कितने हुए, 18। कैसे, देखो ह्रस्व का भी उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, उसके भी 2 टाइप होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इससे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो हमने देख लिया जो आ ई उ री है, इसका आ ई उ री। ठीक है, इनके क्या होते हैं, इनके टोटल 18 भेद होते हैं। क्योंकि इनका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत तीनों रूप होते हैं। लृ का क्या होता है, ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, प्लुत होता है, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं कुल। और ए ऐ औ और औ, ठीक है, इनका ह्रस्व नहीं होता है, इनके दीर्घ और प्लुत होते हैं, इसलिए इनके टोटल 12 भेद होते हैं। इतना अभी तक हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि आगे हमारे नोट्स क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन क्या होते हैं। देखिए व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, मतलब ये अपने उच्चारण के लिए स्वर पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 33। इनको शॉर्ट में हम हल कहते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श वर्ण। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया व्यंजन, ये हो गए हमारे 3 टाइप के, अंतस्थ, ठीक है, और स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण। ठीक है, इतना आप देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, या, व, ठीक है, र, ला, ये 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं यड़। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्म वर्ण की। ऊष्म वर्ण हमारे कौन से होते हैं, देखिए स, ठीक है, और श, ये हो गया हमारे ऊष्म वर्ण। और एक ये हा। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, अब ऊष्म वर्ण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊष्म वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय
प्राण वायु बाहर के लिए निकलती है, जो हवा है वो बाहर के लिए मुख से बाहर निकलती है। देखिए अगर मैं हा बोलता हूँ, देखिए हा हा, जब मैं हा बोल रहा हूँ तो हवा जो है, जो प्राण वायु है, वो मेरे मुख से बाहर जा रही है, इसीलिए इनको उष्ण वर्ण बोलते हैं। इसमें क्या होती है, गर्म हवा जो होती है मुख से बाहर जाती है, इसीलिए इनको उष्ण वर्ण बोलते हैं। ठीक है। और अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने पर जो प्राण वायु है वो मुख के अंदर ही रहती है, जैसे या, वा, रा, ला। ठीक है। इनमें क्या हो रहा है, जो प्राण वायु है वो मुख के अंदर ही रहती है। और जो उष्ण वर्ण होते हैं इनको जब हम बोलते हैं तो प्राण वायु जो होती है मुख से बाहर निकल जाती है, जैसे हा, सा, स, श। ठीक है। अब ये कितने होते हैं, ये हो गए हमारे 4, ये हो गए 4। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और टोटल हमारे व्यंजन होते कितने, 33। तो उसमें से 8 माइनस कर दीजिए तो कितने होते हैं, 25। तो जो स्पष्ट वर्ण होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 25। ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि व्यंजन 3 टाइप के होते हैं, एक तो अंतस्थ, स्पष्ट वर्ण और उष्ण वर्ण। ठीक है। और उष्ण वर्ण में क्या देखा आपने, उष्ण वर्ण में आपने ये देखा, ये सल, इनको शॉर्ट में हम सल कहते हैं। ठीक है। सल प्रत्याहार से इनको लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो इसमें वायु जो होती है प्राण वायु वो बाहर निकलती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो इनको यण से लिखते हैं। और ये कौन से होते हैं, या, वा, रा, ला। ठीक है। इनमें क्या होता है, प्राण वायु जो होती है अंदर स्थित रहती है, इनको जो हम बोलते हैं। उसके बाद करते हैं स्पष्ट वर्ण की। तो स्पष्ट वर्ण में कितने, 25 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, का वर्ग के वर्ण आते हैं, चा वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखिए का वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, णा। ठीक है। जो का ग्रुप के जितने भी वर्ण होते हैं वो का वर्ग में आते हैं। ठीक है। ऐसे चा वर्ग के और टा वर्ग के और ता वर्ग के और पा वर्ग के। ठीक है। इन 5 वर्ग के जितने भी जो होते हैं, का से लेके माँ तक। ठीक है। ये जो होते हैं ये स्पष्ट वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बताया 25। ठीक है। इनकी 25 होती है संख्या। तो अभी आपने देख लिया कि व्यंजन 3 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया हमारा स्पष्ट वर्ण, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ठीक है। स्पष्ट वर्ण जो होते हैं वो 25 होते हैं इनकी संख्या। और ये कौन से होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है। का से माँ तक। और अंतस्थ वर्ण इनको यण से लिखते हैं। ठीक है। शॉर्ट में इनको यण लिखते हैं। और ये कौन से होते हैं, या, वारा, ला। ठीक है। और इनमें क्या होता है, अंतस्थ वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय प्राण वायु जो होती है मुख के अंदर ही रहती है। उसके बाद हम देखा उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, सल लिखते हैं, सल प्रत्याहार से लिखते हैं। ठीक है। और उष्ण वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलते समय वायु जो होती है मुख से बाहर निकलती है। कौन कौन से होते हैं, सा, श, हा, ये 4 होते हैं। ठीक है। अब आप देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, देखिए जैसे आपने संयुक्त स्वर सुने थे वैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए आप, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों से, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 व्यंजन के मिश्रित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मिश्रित रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब जैसे ये छा हो गया, ठीक है, ये छा हो गया, ठीक है, ये त्रा हो गया, ये सब संयुक्त व्यंजन के एग्जाम्पल है। तो ये कैसे बनता है, ये जब ता और रा, ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये त्रा बनता है, त्रिशूल वाला त्रा बनता है। ये बन गया त्रिशूल वाला त्रा। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही छा, छा कैसे बनेगा, छा 2 व्यंजनों के मिश्रण से बनेगा, का और सा के मिश्रण से छा बन जाता है। ठीक है। अब आ इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि व्यंजन को हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ये अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। और ऐसे ही संयुक्त व्यंजन के उदाहरण और भी दिए हैं, मैं सब उदाहरण देखिए आप यहाँ पे देखिए। छा, छा कैसे बनता है, का और सॉरी कैमरे में आ नहीं रहा था, छा इजिकल टू का प्लस सा, ठीक है, तो क्या बन जाता है, छा बन जाता है हमारा। शॉर्ट में का और सा जब हम हलंत हटा दें, मतलब पूरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये त्रा, त्रा कैसे बन रहा है, ता, रा और आ, मतलब ता और पूर्ण रा जब मिल रहा है, अर्धमात्रिक ता और पूर्ण रा मिल रहा है तो क्या बन रहा है, त्रा बन रहा है। ठीक है। वैसे ही ये ज्ञा, फिर श्र, इसे श्रमिक नहीं, श्रमिक श्रम करते हैं लोग, परिश्रम करते हैं, तो ये वो श्रा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं, अयोगवा देखिए जो मैत्री सूत्र में
इनका उल्लेख नहीं होता। ऐसे समझिए आप, अयोग्यवा वो वर्ण होते हैं जिनका उल्लेख मैत्री सूत्र में नहीं होता है, ठीक है। इनका वर्णन मैत्री सूत्र में नहीं किया गया है, उन्हें अयोग्यवा कहते हैं। अयोग्यवा क्या क्या होता है, देखिए अयोग्यवा के चिन्ह होते हैं। एक तो अनुस्वर होता है, अयोग्यवा का एक पहला होता है अनुस्वर, दूसरा होता है विसर्ग, और तीसरा होता है जीवामूल्य, चौथा होता है उपध्वनि। देखिए अभी कौन कौन से थे। अनुस्वर में क्या आता है, अनुस्वर में आता है ये वाला साइन जो होता है अनुस्वर का होता है। जैसे मुझे लिखना है कंगना, कंगना, ठीक है, तो इसमें का में अंक की बिंदी लगा दी मैंने, तो कंगना बन गया। ऐसे मुझे अगर लिखना है रंग, ऐसे रग है, ये ऐसे रग है, ठीक है, जब इसमें अनुस्वर ये लग जाएगा तो क्या रंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये अनुस्वर इसका ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग की बात करते हैं, तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपको समझा। ये दो बिंदु ऐसे बने होंगे, ठीक है, तो ये विसर्ग का साइन होता है, ठीक है, ये अयोग्यवा ही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है हमारा जीवा मूल्य, जीवा मूल्य। जीवा मूल्य क्या होता है, जब ये विसर्ग है, इसको ये देखिए, ये विसर्ग है, इधर देखिए आप, ये जो है विसर्ग का साइन है, ठीक है, ये विसर्ग का साइन है, ठीक है। जब हम इसको आधा आधा काट दें, ठीक, तो ये क्या बन जाता है, जीवा मूल्य बन जाता है, ये जीवा मूल्य बन गया। जब ये देखिए, जब ये साइन जो होता है का, जब ये हम ऐसे का के आगे लगा देंगे, या ये साइन हम खा के आगे लगा देंगे, तो ये जीवा मूल्य बोला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पा के आगे लगा दें, ठीक है, या फा के आगे लगा दें, ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है, तो ये उपध्मानीय बोला जाता है, उपध्मानीय, समझ रहे हैं आप। तो अयोग्यवा जो होते हैं हमारे, वो वर्ण होते हैं जिनका उल्लेख मैत्री सूत्र में नहीं किया गया है, ठीक है। ये कौन से होते हैं, अनुस्वर होते हैं, ठीक है, विसर्ग होते हैं, जीवा मूल्य होते हैं, और उपध्मानीय होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, बाल का कीर्ते, ठीक है, तो जब ये चिन्ह का के आगे आया तो इसको हम बोलेंगे जीवा मूल्य। अब यहाँ पे लिखा है बाल का पठति, तो पा के आगे आया तो इसको बोलेंगे हम उपध्मानी, ठीक है, उपध्मानीय, क्या बोलेंगे, उपध्मानीय, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए हमने पढ़ा कि व्यंजन क्या होते हैं, तो हमने देखा व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। इनको शॉर्ट में हल कहते हैं, इनकी संख्या 33 होती है, इतना हमने देखा। उसके बाद हमने व्यंजन के टाइप देखे, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण, ठीक है, फिर उनके हमने एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने देखा संयुक्त व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा अयोग्यवा को, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे MCQs। तो सबसे पहला MCQ है हमारा, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, जब मैंने ह्रस्व स्वर पढ़ाया तो मैंने कहा था उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 टाइप के होते हैं। कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की संख्या 5 होती है, दीर्घ की संख्या 8 होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर सही, 5 C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो बताइए। यहाँ पे 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ पे 8 कहीं दिया नहीं है, और जबकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी कि जो, देखिए हमने पढ़ा था कि दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे वो होते हैं 8, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है 8 का, क्यों नहीं दिया, अब मैं इसका आपको रीज़न बता दूँ। देखिए अगर हम ये कहें कि शुद्ध दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हमारे 5 ही होते हैं, क्यों, देखिए जो ए, आए, ओ और आओ है, ये क्या है, संयुक्त स्वर है ना, तो कभी कभी क्या होता है इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था कि शुद्ध, ठीक है। जब ये ऐसे पूछता है कि शुद्ध दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आपको 5 लगाने हैं। वैसे दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। और जब ऑप्शन में नहीं दिया तो 5 ही लगाएंगे, और 8 दिया होता तो हम 8 ही लगाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया भी था, ये जो होते हैं संयुक्त स्वर में आ जाते हैं, नहीं, ए, ओ, आई, और, ठीक है, ये जो होते हैं संयुक्त में मिल के बने हुए हैं, तो कई बार क्या होता है इनको कंसीडर नहीं किया जाता है। शुद्ध स्वर, अगर शुद्ध दीर्घ स्वर कितने होते हैं अगर ये पूछा जाए तो आप 5 लगाइए, नहीं तो आप 8 ही लगाना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, प्लुत स्वर की मात्राएं कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। इसके बाद
निम्न में से अयोगवा वर्ण कौन सा है, बताइए। अभी मैंने आपको पढ़ाया है अयोगवा। यार अलावा नहीं, ये तो नहीं होंगे, ये तो अंतस्थ है ना। ये वाले ऊष्म है, ये वाले स्पर्श हैं, ये वाले अयोगवा ये है, ठीक है। उसके बाद अनुस्वर किसे कहते हैं, देखिए अनुस्वर कौन से होते हैं बताइए। अनुस्वर स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवा होते हैं या ऊष्म होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए ये पीछे देखिए ये अनुस्वर कौन से होते हैं, अयोगवा होते हैं ना, यहाँ पे दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, अयोगवा होते हैं। एक बार देखें, बैटरी तो डाउन हो रही है फ़ोन की, तो फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए विसर्ग का चिन्ह क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने आपको बताया था विसर्ग चिन्ह भी यहाँ पे देखिए, विसर्ग का क्या चिन्ह है, ये वाला है। तो यहाँ पे ये वाला कौन सा दिया गया है, ये बी, ठीक। इस पर टिक करेंगे हम, ठीक। ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कौन से, अंतस्थ 4। देखिए यहाँ पे इनकी संख्या 4, इनकी 4, इनकी कितनी है 25 है, ठीक है। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है 25 होती है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण कौन से हैं बताइए, अभी मैं पढ़ाया आपको। या रा ला वाह, ये अंतस्थ हैं, ये उसमें है, ठीक है। ये स्पर्श हैं, ठीक है, ऐसा समझ, ये भी स्पर्श हैं। उसके बाद कौन से हैं, ये वाला आंसर सही है, याद रखना। उसके बाद ऊष्म वर्ण कितने हैं, देखिए ऊष्म वर्ण कितने होते हैं बताइए, 4 होते हैं। पंचवर्गीय व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है, मतलब ये है जो हमारे पंचवर्गीय व्यंजन है वो कितने वर्गों में डिवाइड है बताइए आप। देखिए यहाँ पे पंचवर्गीय जो व्यंजन है हमारे, पंचवर्गीय व्यंजन 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में डिवाइड है। तो इसका आंसर क्या होगा 5, ठीक है। उसके बाद देखिए का वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, का वर्ग का अंतिम वर्ण, देखिए का खा गा घा अंगा, कौन सा है अंगा। तो इसमें देखिए अंगा कहीं पे दिया, हाँ ये डी, ये वाला सही होगा। ये 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो मैंने करा दिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे स्वर की परिभाषा लिखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर समझाइए, व्यंजन की परिभाषा लिखिए, ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं। तो उनको आप क्या करिए, स्वयं करिएगा, ठीक है। और अगर आपको सारे क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है हमारे, आयुर्मेड स्टूडियो, ठीक है। सर्च करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, ये जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है, सारे नोट्स। तो वीडियो कैसी लगी बताना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, जबकि मैंने सोचा था शॉर्ट रखूँगा, तभी इतनी लंबी हो गई। लेकिन आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, अगर कुछ इम्प्रूव करना है वीडियो में वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।